गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान का चैप्टर नंबर 5 है दैनिक जीवन में रसायन, उनके अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इन प्रश्नों को आप ध्यान से समझना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 लेते हैं। यहाँ ये प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अपन को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ 2 जगह दे रखे हैं। एक तो ब्लीचिंग पाउडर है, इसकी सिद्ध में दे रखा है कैल्शियम सल्फेट और 2 अणु क्रिस्टलीय जल। दूसरा दिया है जिप्सम, इसमें अमोनियम कार्बोनेट लिखा है सिद्ध में, और एक है अमोनियम कार्बोनेट जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण लिखा है। तो इनको सुमेलित करना है। ब्लीचिंग पाउडर देखना, 1 नंबर जो ब्लीचिंग पाउडर दिया है इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2। तो 1 नंबर जो ब्लीचिंग पाउडर है इसकी सिद्ध में आएगा C, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दूसरा है जिप्सम, तो जिप्सम का सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट का 2 हाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O। जिप्सम है, इधर आएगा 1। 3 नंबर है अमोनियम कार्बोनेट, तो इसका सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस CO3। तो 3 नंबर में आ जाएगा ये B। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यह भी सुमेलित का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल है, इधर लिखा है संतरा में, एसिटिक अम्ल दही में, एस्कॉर्बिक अम्ल सिरका में। तो ये इधर है, इनको सुमेलित करना है कि लैक्टिक अम्ल किस में होता है। तो लैक्टिक अम्ल है दही में होता है। याद रखना आपको, दही का खट्टापन कौन से अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो पहला लैक्टिक अम्ल है वो किस में होगा, दही में। दूसरा है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। तो जो सिरका होता है वह एसिटिक अम्ल से ही बनता है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं, यानी सिरका है वह एसिटिक अम्ल से ही मिलकर बनता है। तो दूसरा ऑप्शन एसिटिक अम्ल है, वहाँ हो जाएगा C, इधर सिरका में। तीसरा एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ये एस्कॉर्बिक अम्ल है, यह है संतरा में पाया जाता है। तो तीसरा है एस्कॉर्बिक अम्ल, इधर हो जाएगा A, संतरा में। नेक्स्ट प्रश्न है लघुत्रात्मक प्रश्न है, 1 नंबर लेते हैं अपन। कीटों के डंक मारने पर त्वचा पर जलन क्यों होती है। देखो कीट हैं, जैसे लिया भी था अपन ने, चींटी जो है, इनके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कीटों के डंक मारने पर त्वचा में जलन क्यों होती है। कीटों में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। कीटों का डंक है, जब कीट डंक मारते हैं तो शरीर में वो डंक से अम्ल का स्रावन करते हैं। अम्ल है वो कोशिकाओं के संपर्क में आने पर फिर जलन उत्पन्न करते हैं, जिससे जलन होती है। तो इसका उत्तर यही होगा कि कीट डंक से अम्ल स्रावित करते हैं, जिसके संपर्क में आने पर त्वचा पर जलन होती है। इसी में 2 नंबर प्रश्न किया है उदर में अम्लता बढ़ने पर राहत पाने के लिए दुर्बल क्षारकों का उपयोग क्यों किया जाता है। जब कभी हमें एसिडिटी हो जाए या अम्लपीठ हो जाए, उस स्थिति में हम इनो लेते हैं, क्योंकि इनो में दुर्बल क्षार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, जिसका सूत्र MgOH का होल ट्वाइस होता है। तो यह जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, MgOH का होल ट्वाइस है, यह उदर में जो अम्ल है, अम्ल भी कौन सा होगा उदर में, HCl, उससे फिर क्रिया करेगा, यानी MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया होगी HCl से। HCl की अधिकता के कारण ही हमें अम्लपीठ या आमाशय में जलन होती है। तो इनसे क्रिया होने पर, क्योंकि यह है अम्ल है और यह है क्षार है, तो लवण और जल बनेगा। तो लवण बढ़ने के कारण pH है, पहले HCl के कारण pH कम थी, अब थोड़ी बढ़ जाएगी, जिससे कुछ राहत मिलेगी। आगे अगला प्रश्न लेते हैं हम। अगला प्रश्न है 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार है। यह प्रश्न है। तो प्रबल अम्ल वह होता है जो अधिक मात्रा में H+ देता है, और प्रबल क्षार वह होता है जो अधिक मात्रा में क्या देगा, OH- देता है। याद रखना आपको।
और दुर्बल अम्ल हैं वो कम मात्रा में H+ देते हैं, और दुर्बल क्षार वो कम मात्रा में OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। तो यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार है। ए लिया है एसिटिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र याद होगा CH3COOH, जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कौन प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार है। तो इन दोनों में, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यह प्रबल अम्ल है। देखो HCl में H+ का है और Cl- का है, और जो CH3 CH2 COOH होता है यानी एथेनोइक अम्ल होता है, उसमें CH3 CH2 COO वह माइनस का होता है और H है वह प्लस का होता है। तो ये एसिटिक अम्ल है, यह दुर्बल अम्ल है क्योंकि जल में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, जबकि HCl है यह प्रबल अम्ल है क्योंकि यह अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। तो इस प्रश्न में तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इन सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमें प्रबल क्षार बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो इनमें प्रबल क्षार है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है यह दुर्बल क्षार है क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में कम मात्रा में OH- देता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में अधिक मात्रा में OH- देता है। नेक्स्ट प्रश्न है pH स्केल किसे कहते हैं। स्पष्ट करो कि मुंह का pH परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। तो एक तो pH स्केल बताना है, और मुंह में जो pH का परिवर्तन होता है उसी से दांतों का क्षरण होता है। तो pH स्केल किसे कहते हैं। pH स्केल है कोई भी विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। देखिए pH स्केल की परिभाषा इस प्रकार नहीं होगी, ये तो pH केवल pH की परिभाषा है। pH स्केल रियल परिभाषा मैं आपको बताऊं, यहाँ ये गलत दे रखा है मेरे अनुसार। pH स्केल हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित की गई स्केल को pH स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए विकसित की गई स्केल को pH स्केल कहते हैं, और pH स्केल का आविष्कार है यह सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। और pH किसे कहते हैं तब आपको बताना है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लॉग को pH कहते हैं, और pH मापने के लिए ही pH स्केल है वह बनाई गई है। अब यह बात सही है कि pH स्केल में 0 से अधिक और 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा, और 7 से अधिक और 14 या 14 से कम हो तो विलयन क्षारीय होगा, और 7 होने पर विलयन उदासीन होगा। ठीक, फिर आगे पूछा है मुंह का pH परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। मुख का जो pH है यह 5.5 से कम होने पर दंत क्षरण शुरू हो जाता है, कि जब हम भोजन ग्रहण करने के पश्चात ब्रश नहीं करते तो भोजन के छोटे छोटे कण हैं वो मुंह में रह जाते हैं, और वायुमंडल के जीवाणु हैं इन भोजन के छोटे छोटे कणों को भोजन के रूप में ग्रहण कर अम्ल का स्रावन करते हैं, और यह अम्ल है इसकी मात्रा बढ़ जाए यानी इसकी pH है 5.5 से कम हो जाए तो दांतों का क्षरण शुरू हो जाता है। दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, इनकी ऊपरी परत है जो इनेमल होती है उनका संक्षारण होने लग जाता है, जिससे दांत भद्दे नज़र आने लग जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए, अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार, ये जिंक यानी ये धातु है, तो धातु और क्षार की क्रिया होती है तो लवण व हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो यहाँ जो गैस बनेगी वो हाइड्रोजन होगी। समीकरण देते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यह हो गया क्षार, और जिंक ये धातु है, धातु की क्रिया क्षार से करवाने पर लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। लवण है सोडियम जिंकेट जिसका सूत्र है Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर बाहर
निकलेगी। नेक्स्ट अपन अगला प्रश्न लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग किया जाता है? देखना, पीने के जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए। तो इसका उत्तर देखिए, जो पीने वाला जल है उनको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण है उसका उपयोग किया जाता है। वैसे अपन 2-3 चीज़ों के नाम और लिख सकते हैं। पीने के जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण, जिसका सूत्र है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका उपयोग कर सकते हैं। या अपन कर सकते हैं CaO, जिसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या बिना भुजा हुआ चूना। और एक ले सकते हैं KMnO4, जिसे कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। और एक ले सकते हैं Cl2, यह क्लोरीन। तो ये सब हैं, इन्हीं का उपयोग जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। हमेशा जो पानी का हौद होता है उसकी आंतरिक दीवार है उस पर चूने की पुताई ही करनी चाहिए। इससे क्या है कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है इधर रहेगा तो सूक्ष्म जीव है वो नष्ट हो जाएंगे और जल पीने योग्य रह पाएगा। नेक्स्ट है, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, अगर हमें पकौड़े बनाने हैं, खस्ता काफ़ी मुलायम स्वादिष्ट, तो बेकिंग सोडा डाला जाता है। इसका सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। तीसरा है, जल की स्थायी कठोरता दूर करने में। तो जल की स्थायी कठोरता यानी कठोर जल है तो उसमें डालते हैं धोने का सोडा। तो धोने का सोडा है, उससे हम कपड़े भी धो सकते हैं कठोर जल के साथ। चौथा है, खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में। खिलौने और सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। इसका सूत्र है CaSO4 यानी, और आधा अणु जल होता है, आधा H2O। तो आधा अणु ये क्रिस्टलीय जल है कैल्शियम सल्फेट के साथ, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। प्रश्न नंबर 6 है, विज्ञान की प्रयोगशाला में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र H2SO4 है, नाइट्रिक अम्ल HNO3, एसिटिक अम्ल CH3COH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH में से अम्ल तथा क्षार छांटिए। तो इसमें मैं सीधा सा बता दूं, अम्ल वो है जिनमें प्लस का H होगा, ठीक है, क्योंकि अम्ल जल में क्या देते हैं? H+। तो प्लस का H होगा वो अम्ल है। और अगर प्लस का H नहीं है उस सूत्र में, तब आपको चेक करना है कि माइनस का OH है या नहीं। तो अगर माइनस का OH है तो वो हो जाएगा क्षार। और कई विलयन ऐसे हैं जिनमें प्लस का H भी नहीं है, प्लस में प्लस का आयन है वहाँ हाइड्रोजन नहीं है, और माइनस का OH भी नहीं है। उस स्थिति में वह लवण होगा। जैसे KCl लिख दिया, पोटेशियम क्लोराइड, तो प्लस का K है, माइनस का Cl है, तो यह लवण होगा। यह लवण है क्योंकि न H+ का है न OH- का। और लवणों का निर्माण किससे होता है? अम्ल या क्षार से, या धातु की क्रिया अम्ल से या धातु की क्रिया क्षार से लवण बन जाता है। तो यहाँ हमें पहचान करनी है कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। तो देखना, पहला उदाहरण लेते हैं हम HCl। देखना HCl है, इसको आयनित करते हैं अपन। तो शुरू का तत्व होता है उस पर धनावेश लगता है, और बाकी जो भी तत्व बच जाते हैं वो ऋण मूलक वाले होते हैं, उन पर ऋण आवेश लगता है। HCl है यहाँ पर, तो H+ का है और Cl- का है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले चेक करो कि प्लस का H आते ही पूरा अम्ल हो जाता है। ये मैं कोई ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जिससे अम्ल, क्षार व लवण की पहचान कर सकते हैं। इस प्रश्न में केवल अम्ल और क्षार की पहचान ही पूछी है, क्योंकि अम्ल और क्षार ही दे रखे हैं। तो HCl इसमें प्लस का H है, इसका मतलब यह क्या हो गया? अम्ल। वैसे तो लिखा भी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पर पहचान बताइए, केवल सूत्र को देखकर आप बता सकते हो। H2SO4 में H2 पर प्लस, SO4 पर माइनस, तो H2 पर प्लस लगा, इसका मतलब यह भी H2 पर प्लस का H है तो अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल H+ का, NO3- का, तो यह भी क्या हो गया? अम्ल, क्योंकि प्लस का H है। अब देखना एसिटिक अम्ल CH3COOH,
यह है दुर्बल अम्ल, इसमें CH3COO इस पर माइनस लगेगा और H पर प्लस लगेगा। तो यह प्लस का H आ गया, इसमें माइनस का OH तो नहीं है ना, तो प्लस का H है, इसका मतलब यह भी अम्लीय है। अब अगला देखना सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र NaOH है, तो इसको आयनित करेंगे तो Na प्लस का हो गया और OH माइनस का हो गया। अब देखना इसमें प्लस का H नहीं है, प्लस का Na है, अगर प्लस का H होता तो यह अम्लीय होता, तो अम्ल तो नहीं है। फिर चेक करें माइनस का OH है क्या, तो माइनस का OH है, इसका मतलब यह क्षार है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इस पर Ca पर प्लस आएगा, OH पर माइनस आएगा, तो यहाँ भी देखना प्लस का H तो नहीं है पर माइनस का OH है, इसका मतलब क्षार है। और KOH है, प्लस का K है, माइनस का OH है, तो इसमें चेक करो प्लस का H नहीं है, इसका मतलब अम्ल नहीं है, तो माइनस का OH है तो क्षार हो गया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, क्षार, क्योंकि OH माइनस का है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 प्लस का है, OH माइनस का है, तो यह भी हो गया क्षार। इस प्रकार इनको हम बांट सकते हैं। ये एक मैंने कोई ट्रिक बताई है आपको, आशा है आपको ये प्रश्न ज़रूर समझ में आया होगा। इसके बाद हम लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। इसको भी समझना, ये पुराने कोर्स में भी ये प्रश्न हैं वो थे और अभी भी आ रहे हैं। आपको 3 प्रश्नावली दी गई है, कितनी प्रश्नावली दे दी है, 3। मान लो A B C नाम दे दिया इनको। इनमें से एक में आश्रित जल है, एक में तो क्या है आश्रित जल, किसी एक में आश्रित जल है, और शेष 2 हैं, इनमें कोई एक में अम्लीय विलयन है और एक में क्षारीय विलयन है। ठीक है, यानी एक में जल है, एक में अम्ल है, एक में क्षार है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे। प्रश्न बहुत आसान है, समझते हैं इसको। हमें क्या दे दिया, लाल लिटमस पत्र दे दिया, तो हमें याद रहना चाहिए कि लाल लिटमस पत्र है, ये नीले कब हो जाते हैं, जब इनको क्षार के विलयन में डाला जाता है। तो लाल लिटमस पत्र हमें दे दिया, हम क्या करेंगे, जो ये 3 टेस्ट ट्यूब है A B C, इन तीनों में जो हमें लाल लिटमस पत्र दिया है ये डुबो कर देखेंगे। जिस किसी टेस्ट ट्यूब में लाल लिटमस पत्र डुबोया यानी विलयन में डुबोया और बाहर निकालने पर वह नीला हो जाता है, उस टेस्ट ट्यूब में क्षार है। ठीक है, तो उस टेस्ट ट्यूब में क्षार हो गया, क्योंकि क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब उस टेस्ट ट्यूब को तो हटा दो, क्योंकि उसमें तो पुष्टि हो गई कि क्षार है। और अब हमारे पास जो लिटमस पत्र है उसका रंग कैसा हो गया, नीला, क्योंकि लाल से नीला हो गया था। अब हम सोचेंगे कि 2 टेस्ट ट्यूब बची है, एक में जल है और एक में अम्ल है। ठीक है, तो हमारे पास नीला लिटमस पत्र है, इन दोनों में हम नीले लिटमस पत्र को डुबोएंगे। जिस किसी प्रश्नावली में नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा उसमें अम्लीय विलयन है। ठीक, तो जिसमें अम्लीय है उसको भी हम निकाल लेंगे। अब एक ही प्रश्नावली बची, तो उसमें लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें जल है, जो आश्रित जल है जिसकी pH 7 होती है, और उसका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, कोई धातु यौगिक A, कोई धातु यौगिक है, इसका मतलब कि प्लस में धातु तत्व है उसके और माइनस में कुछ और हो सकता है, तो वो है A तत्व है कोई। ठीक, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होगा, HCl। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखना, कोई धातु यौगिक A, तो इसमें समझो कि प्लस का कोई धातु है, फिर कोई यौगिक बना हुआ है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। तो हम जानते हैं कि धातु कार्बोनेट या धातु ऑक्साइड होते हैं वो स्वयं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो कोई धातु यौगिक है, ये स्वयं किस प्रकृति का हो गया, क्षारीय, और इनकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, अम्ल से। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके बनाते हैं लवण और जल। ठीक, लवण और जल। तो यहाँ बताया है कि अभिक्रिया होती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इससे उत्पन्न गैस जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। ये बात भी समझने योग्य है कि कौन सी गैस आग बुझाने में सहायक है। तो मोमबत्ती जल रही थी,
वो उस गैस के पास लेकर गए तो मोमबत्ती बुझ गई। तो यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई, इसका मतलब उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। ठीक। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो एक लवण बन गया कैल्शियम क्लोराइड, तो अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ देखना आप कि यहाँ पर जो अम्ल था, एक मैंने कहा कि एक अम्ल है और एक धातु कार्बोनेट जो बन गया, क्योंकि धातु कार्बोनेट ही क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है, तभी जलती हुई मोमबत्ती को बुझा रही है। तो ए यौगिक है वो कैल्शियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि कैल्शियम लवण में आ गया, यहाँ बना है उसमें। और कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्षारीय प्रकृति का है, इसकी क्रिया अम्ल से करवाई तो लवण बन गया, जल बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ध्यान रहे आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बोनेट होते हैं कोई धातु कार्बोनेट, तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वरना नहीं बनती। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, लेते हैं। HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल व ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयनों में अम्लीयता के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। तो HCl और HNO3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ही जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। इसका कारण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व नाइट्रिक अम्ल को जल में डालने पर वो जल में आयनित हो जाते हैं और हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो HCl व HNO3 है, ये जलीय विलयन में अम्लीय लक्षण इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये इनको जब जल में डाला जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन अम्लीय लक्षण प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि एल्कोहल व ग्लूकोज के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस है, ये इसका आयनन नहीं हो पाता क्योंकि यह शुष्क है। जब इसको जल में डालते हैं तभी यह हाइड्रोजन आयन देती है। तो शुष्क अवस्था होने के कारण फिर यह नीले लिटमस पत्र को लाल नहीं कर पाती है। इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि जो अम्ल होते हैं जलीय विलयन में ही H+ देते हैं, तो यहाँ जल अनुपस्थित होने के कारण जो लिटमस पत्र है वह परिवर्तित नहीं होगा, नीले से लाल में परिवर्तित नहीं होगा और अम्लीय अभिलक्षण व्यक्त नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल को तनुकृत करते समय, अम्ल को तनु करना है यानी अम्ल में वो जो जल डालते हैं अपन, तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। यानी पहले अपन पात्र में क्या लेंगे, एक पात्र में जल पहले लेंगे और ऊपर से डालना है अम्ल। ठीक, उल्टा ऐसे नहीं करना है कि पहले अपन ने अम्ल ले लिया और ऊपर से जल डाल रहे हैं, तो ये विक्रिया होगी गलत। क्यों, इसका कारण है अम्ल का तनुकरण एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया के होते समय ऊष्मा काफ़ी बाहर निकलती है, तेजी से निकलती है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है। तो यहाँ पर अगर अपन जल अधिक मात्रा में ले लेंगे और ऊपर से धीरे धीरे अम्ल बूंद बूंद करके या कम मात्रा में डालेंगे, तो अम्ल के जो हाइड्रोजन आयन है वो इतने सारे जल से संतुलित हो पाते हैं, तो ऊष्मा काफ़ी कम निकलती है। इसके विपरीत पहले से यदि बर्तन में हम अम्ल ले लेंगे और ऊपर से जल डालेंगे, तो यहाँ पहले से बर्तन में अम्ल लेने के कारण बर्तन में H+ की संख्या काफ़ी अधिक होती है और जल की मात्रा कम डाली जाती है, जिससे वो तेज़ी से क्रिया करते हैं, फलस्वरूप दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। नेक्स्ट है प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा, इस अभिक्रिया के लिए समीकरण भी लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकलते हैं। फिर याद रखना, अपन
जो धावन सोडा बनाते हैं उसमें यही सोडियम कार्बोनेट है, इसके साथ 10 अणु जल के मिला लिए जाते हैं। 10H2O बन जाएगा Na2CO3 और 10H2O। जो 10 अणु क्रिस्टलीय जल है इसके साथ मिल जाए तो वो धावन सोडा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या क्षारकीय विलयन में हाइड्रोजन आयन होते हैं? अगर हाँ तो यह क्षारीय क्यों होता है? तो देखना, क्षारीय विलयन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं, बात सही है। यहाँ pH हो गई 0, यहाँ हो गई 14 और यहाँ होगी 7। ऊपर लिखेंगे अपन H+ और नीचे आ गए सब OH-। तो क्षारीय विलयन की pH 7.1 से 14 तक होती है। तो आप देख सकते हो क्षारीय विलयन ये है, इसमें ये इतने सारे तो हैं OH- और ऊपर जो बच गई ये वाली पार्ट यहाँ है H+। तो क्षारीय विलयन में भी हाइड्रोजन आयन होते हैं। तो यह विलयन क्षारीय इसलिए है कि क्षारीय विलयन में OH- की संख्या H+ से काफ़ी अधिक होती है, इसके कारण विलयन क्षारीय हो जाता है। यानी H+ की क्रिया अगर OH- से करवा भी दे तो OH- की संख्या काफ़ी अधिक होती है और H+ की संख्या काफ़ी कम। जो H+ है वो OH- से जब क्रिया करते हैं तो जल बनता है। तो जितने H+ रहते हैं उतने तो OH- से क्रिया करके जल के अणु बन जाते हैं, उसके बाद भी OH- की संख्या है बची रहती है। तो विलयन में यानी जल में OH- की संख्या है, इसका मतलब वह क्षारीय है। नेक्स्ट प्रश्न, कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में उसके उपचार के लिए बिना भुजा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौंक जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका उपयोग करेगा? तो ये चीज़ें आप समझो। पहले दिया है बिना भुजा हुआ चूना जिसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, क्योंकि माइनस का OH है तो यह स्वयं है क्षार। भुजा हुआ चूना जिसका सूत्र है भुजा हुआ CaOH का होल ट्वाइस। हाँ देखना, बिना भुजा हुआ चूना है, रईस दोबारा से समझो, बिना भुजा हुआ चूना है इसका सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। यह धातु ऑक्साइड है जो क्षारीय प्रकृति का होता है। और बुझा हुआ चूना यानी बिना बुझा हुआ चूना है, उसी को जल में डालने पर बुझा हुआ चूना बन जाता है। CaO की क्रिया H2O से करवा दे तो COH का होल ट्वाइस बनता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बुझा हुआ चूना, तो OH- है, इसका मतलब इसकी प्रकृति क्षारीय है, दुर्बल क्षार है। और चौंक जिसका सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है, यह धातु कार्बोनेट है। तो धातु ऑक्साइड और धातु कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कहने का मतलब ये तीनों ही क्या हो गए, क्षारीय प्रकृति के हो गए। तो किसान है खेत की मिट्टी में क्षार कब डालेगा? जब खेत की मिट्टी की प्रकृति कैसी हो, अम्लीय। तो यही उत्तर होगा यहाँ कि खेत की मृदा अम्लीय होने पर उसमें ये क्षारीय पदार्थ जो दिए हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट है, इनका उपयोग होगा, जिससे अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बना लेंगे और मिट्टी की अम्लीयता है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अगला लेते हैं प्रश्न नंबर 15। निम्न अभिक्रियाओं के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा संतुलित कीजिए। पहले अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखना है शब्दों में, फिर संतुलित करना है। देखिए पहले दिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र हो गया H2SO4। दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, जिंक का सूत्र Zn है, तो Zn की क्रिया H2SO4 से होगी। धातु की क्रिया अम्ल से होगी, धातु की क्रिया अम्ल से करवाने पर लवण व हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो Zn की क्रिया H2SO4 से होगी तो Zn प्लस का है और H2SO4 में H2 प्लस का SO4 माइनस का है। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया है, Zn हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है तो यह हाइड्रोजन को हटा देगा और SO4 उसकी जगह आ जाएगा। तो बन गया ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। अभिक्रिया संतुलित है, अगर अभिक्रिया संतुलित न हो तो उसे संतुलित कर दिया जाता है। दूसरा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम के फित्ते के साथ अभिक्रिया करता है। तो मैग्नीशियम का सूत्र Mg है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl है। तो यहाँ भी धातु की क्रिया अम्ल से हो रही है, तो Mg पर प्लस है, हाइड्रोजन पर प्लस है, Cl पर माइनस है, तो ये Mg है, हाइड्रोजन को हटा देगा और Cl से क्रिया कर लेगा, बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 + H2। इन अभिक्रियाओं में ये कोष्टक में जो संकेत दे रखे हैं वो इनकी अवस्थाओं के लिए है। जैसे Mg S लिखा है, S सॉलिड यानी ठोस है, HCl एक्वेटिक होता है यानी जलीय,
और MgCl2 ये भी जलीय है, एक्वेटिक और हाइड्रोजन गैस है। सी में है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र हो गया H2SO4 और एल्यूमिनियम का Al। तो यहाँ पर भी विस्थापन अभिक्रिया है। एल्यूमिनियम प्लस आवेश है और H2SO4 में H2 पर प्लस SO4 पर माइनस है। तो ये Al है, H2 को यहाँ से हटा देगा और SO4 से क्रिया कर लेगा। तो Al और SO4 इनसे बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि Al की संयोजकता है 3, SO4 की होती है 2। तो वज्र गुणन करो तो Al2 और SO4 यहाँ 2 प्रकार के परमाणु हो गए ना, सल्फर ऑक्सीजन, तो कोष्टक लगकर फिर 3 लग जाएगा। Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2 और अभिक्रिया को फिर संतुलित कर दिया जाता है। संतुलन में आप देख सकते हो कि जहाँ परमाणु कम होते हैं वहाँ और अंक लगा दिए जाते हैं। तो इस अभिक्रिया में जैसे SO4 है, Al2SO4, यहाँ पर क्या था H2SO4, इधर एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ 2 लगा दिया संतुलित करने के लिए, और हाइड्रोजन है इधर 6 है तो इधर भी 6 हो गए 3 लगाने के बाद। फिर दिया है D तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोह चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र HCl है और लोह चूर्ण Fe है। तो यहाँ भी धातु की अम्ल से अभिक्रिया हो रही है, तो Fe धातु पर प्लस चार्ज है, HCl में H पर प्लस है, Cl पर माइनस है। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया है, यह FeH को यहाँ से हटा देगा और Cl से क्रिया कर लेगा, तो बन गया FeCl2 प्लस H2। Fe की संयोजकता 2 है और क्लोरीन की 1 है, तो सूत्र बन जाएगा FeCl2। 16 नंबर प्रश्न है आश्वित जल, यानी ऐसा जल जिसको गर्म किया गया और जलवाष्प है उसको ठंडा करके जल बना लिया, वो आश्वित जल कहलाएगा। आश्वित जल विद्युत का चालक नहीं होता जबकि वर्षा का जल होता है, क्यों? इसका कारण है आश्वित जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, उसमें कोई भी आयन नहीं पाए जाते, न तो H प्लस है न OH माइनस है, और कोई भी विलयन आयनों के कारण ही विद्युत का चालन करता है। आश्वित जल में कोई आयन उपस्थित नहीं होने के कारण यह विद्युत का चालन नहीं करता। और वर्षा का जल है वह विद्युत का चालन करता है, यानी करंट आता है उसमें। इसका कारण है वर्षा का जल अम्लीय प्रकृति का होता है। वर्षा के जल में SO2 और NO2 है जो अधातु ऑक्साइड है, ये वर्षा के जल से क्रिया करके और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं, और वो अम्ल वर्षा के जल के साथ ही पृथ्वी पर आ जाते हैं और उसी को अम्लीय वर्षा कहते हैं। प्रश्न नंबर 17 लेते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? इसका कारण होगा क्योंकि अम्ल जल में ही हाइड्रोजन आयन देते हैं। अगर जल ही नहीं रहेगा तो अम्ल हाइड्रोजन आयन नहीं दे पाएंगे, जिससे वह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 18। 5 विलयन दिए गए हैं हमें A, B, C, D, E। इनकी जब सार्वत्रिक सूचक से जांच करते हैं तो इनका pH मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होता है। यानी A की pH 4, B की 1, C की 11, D की 7 और E की 9 pH प्राप्त होती है। तो प्रश्न पूछे हैं कौन कौन से, इनके उत्तर देते हैं अपन। पहले पूछा है कौन सा विलयन उदासीन है, तो देखो उदासीन विलयन की pH कितनी होती है? 7 होती है। ठीक, तो 7 pH वाला कौन सा है? 7 pH वाला हो गया D। यहाँ पर देखो D की pH कितनी है? 7, तो यहाँ आ जाएगा D। फिर है कौन सा विलयन प्रबल क्षारीय है, तो प्रबल क्षारीय, इनमें पहले तो क्षार देखो आप कौन से हैं। 4 pH है, इसका मतलब अम्ल, 1 है अम्ल, 11 है क्षार, 7 का उदासीन और 9 है क्षार। तो इनमें प्रबल क्षार का मतलब जिनमें OH माइनस की संख्या ज़्यादा है। तो जब हम pH स्केल वो बनाएं तो उनसे पता चलता है कि 11 और 1 दिया है 9, दोनों ही क्षारीय है। तो जो 11 होगा वो 9 के बाद संख्या आएगी ना, तो वहाँ OH माइनस ज़्यादा होंगे, तो यहाँ होगा 11 pH वाला, यानी कौन सा? C। यह प्रबल क्षारीय है। फिर है प्रबल अम्लीय है, तो अम्ल हैं यहाँ पर 4 और 1 pH वाले ही हैं,
ए और बी, इनमें प्रबल कौन सा है? तो जिनमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे वही होगा। तो यहाँ होगा विलियन बी प्रबल अम्लीय है क्योंकि इसकी पीएच 1 है। फिर पूछा है दुर्बल अम्लीय है, तो दुर्बल अम्लीय अम्ल 2 ही है, तो ये 4 पीएच वाला, यानी यूँ कह सकते हैं ए विलियन दुर्बल अम्लीय है। फिर पूछा है दुर्बल क्षारीय है, जिसमें OH माइनस कम है, तो जो बच गया 9 पीएच वाला ई विलियन, वह दुर्बल क्षारीय है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, प्रश्नली ए एवं बी में समान लंबाई का मैग्नीशियम का फीता लेकर प्रश्नली ए में HCl तथा प्रश्नली बी में एसिटिक अम्ल डालने पर किस प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों? देखना क्या किया, इस प्रश्न को समझो आप। इधर प्रश्नली 2 दे दी अपन को, एक प्रश्नली ए और एक प्रश्नली बी, ठीक, एक ए एक बी, 2 दे दी। दोनों प्रश्नलियों में मैग्नीशियम का टुकड़ा डाल दिया जिसकी लंबाई सेम है, पर यहाँ मैग्नीशियम का टुकड़ा तो समान डाला है, पर यहाँ अम्ल है वो अलग अलग डाल दिए। ए में डाल दिया HCl और दूसरी में डाल दिया एसिटिक अम्ल CH3COH। तो किस प्रश्नली में तेजी से क्रिया होगी? तो यहाँ पर अभिक्रिया देखो, ये HCl और एसिटिक अम्ल है, दोनों ही अम्लीय प्रकृति के हैं और ये धातु से अभिक्रिया करेंगे, मैग्नीशियम जो डाला उससे अभिक्रिया करेंगे। पर HCl है, इसमें हाइड्रोजन आयन अधिक होते हैं, यानी यह जल में अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है क्योंकि यह प्रबल अम्लीय है। और एसिटिक अम्ल है, यह जल में कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है क्योंकि यह दुर्बल अम्लीय है। तो HCl के पास हाइड्रोजन आयन अधिक होने से यह मैग्नीशियम से तेजी से अभिक्रिया करेगा, जिससे ए प्रश्नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, जबकि बी प्रश्नली में अभिक्रिया धीमी गति से होगी क्योंकि उस हाइड्रोजन आयन उसमें कम है, तो एसिटिक अम्ल के पास, तो यहाँ पर अभिक्रिया कुछ धीमी गति से होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ताजे दूध के पीएच का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच में क्या परिवर्तन होता है? तो देखते हैं। ताजे दूध का पीएच तो 6 है, ठीक है, पर दही बन जाता है, तो हमने देखा होगा कि ताज़ा दूध है, एक उसका टेस्ट करें, एक हम दही का टेस्ट करें, यानी दोनों में खट्टा कौन है? दही खट्टा है। इसका मतलब दही में हाइड्रोजन आयन दूध की अपेक्षा अधिक है, तो इसका पीएच मान भी थोड़ा कम हो जाता है। तो यही उत्तर होगा इसका कि ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है। यह हल्का सा अम्लीय होता है। जब इसमें निवेशी द्रव्य या जावन डालते हैं और दही बनता है तो इसका पीएच मान है 6 से घट जाता है, इसमें अधिक अम्लीय गुण आ जाते हैं जिससे इसकी पीएच में भी कमी आ जाती है। नेक्स्ट, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाकर ताज़े दूध के पीएच मान को 6 अम्लीय से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है, क्यों? तो याद रहे आपको कि ताज़ा दूध है, उसकी यहाँ पीएच बताई है 6 पीएच है लगभग, यानी यह दुर्बल अम्लीय प्रकृति का है। इसमें थोड़ा सा क्या डाल दें? बेकिंग सोडा मिला दिया जाए। तो बेकिंग सोडा जिसका सूत्र है NaSCO3, बेकिंग सोडा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किस प्रकृति के होते हैं? स्वयं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो वो बेकिंग सोडा जो क्षारीय प्रकृति का है उसको दूध जो अम्लीय प्रकृति का है इसमें मिला दें। जो बेकिंग सोडा है वो दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है, तो इसमें मिला दे अम्ल में, तो अम्ल की पीएच थोड़ी सी बढ़ जाती है, यानी पीएच 6 से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे अब इससे दही बनने में या ख़राब होने में, खट्टा होने में समय ज़्यादा लगेगा। तो इस प्रकार कई लोग हैं वो दूध में बेकिंग सोडा डालकर दूध को लंबे टाइम तक स्टोर कर लेते हैं, यानी फ्रिज में रखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। पर इस आगे प्रश्न है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है, तो यही इधर उत्तर आ जाएगा कि जब पीएच बढ़ गई यानी और अधिक दुर्बल अम्लीय हो गया, अब दूध जब इसमें बेकिंग सोडा डाला तब इसकी पीएच बढ़ गई, तो अब इससे दही बनने में समय अधिक लगेगा, क्योंकि दही बनने में पीएच मान, अब दही का पीएच और इस दूध का जिसमें बेकिंग सोडा मिलाया है इसकी पीएच में काफ़ी अंतर आ जाता है, तो पीएच धीरे धीरे नीचे आएगी, तो समय है वो थोड़ा ज़्यादा है वो लग जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए?
तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको नमी रोधी बर्तन में रखना चाहिए। इसका कारण है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट और अर्ध हाइड्रेट जल, यह उसी नमी से क्रिया करके कठोरतम पदार्थ जिप्सम बना लेता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कभी भी नमी रोधी बर्तन में रखना चाहिए जिससे जिप्सम का निर्माण न हो सके, क्योंकि बर्तन में यदि जिप्सम बन गया, जिप्सम एक कठोरतम पदार्थ है, तो फिर उस बोतल को फोड़ना ही पड़ेगा और फिर ये जिप्सम निकालना पड़ेगा, फिर उसे वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदलो, तो काफ़ी समय लग जाता है। तो इससे बचने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को नमीरोधी बर्तन में रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, धातुओं की अम्ल तथा क्षार से विक्रिया कैसे होती है? क्या यह सभी धातुओं की सभी अम्लों से होती है? उदाहरण सही समझाइए। यहाँ समझना आप, धातुओं की अम्ल और क्षार से विक्रिया, तो धातु है वो अम्ल हो या धातु क्षार हो, इनसे विक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है, उसकी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवाने पर मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। मैग्नीशियम सल्फेट लवण है और हाइड्रोजन यहाँ गैस है। और इसी प्रकार यहाँ पर जिंक धातु है, उसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से विक्रिया करवाई तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बने। तो यहाँ आगे पूछा है कि क्या यह सभी धातुओं की अम्लों से होती है? नहीं, सभी धातुओं की अम्लों से विक्रिया नहीं होती। यहाँ धातुओं की अम्लों से विक्रिया या धातुओं की क्षार से विक्रिया विस्थापन विक्रिया का उदाहरण है। तो विस्थापन विक्रिया में क्या होता है कि एक तो अकेला तत्व होता है और एक कोई यौगिक होता है जो अम्ल होता है, उसका हाइड्रोजन आयन शुरू वाला। तो ये जो प्लस वाला तत्व है धातु का, यह हाइड्रोजन को विस्थापित करे तभी ये विक्रिया होगी। मेरा कहने का मतलब है कि जो धातु है वह है हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होनी चाहिए, तभी धातु हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएगी। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती, जैसे ये सोना है, चांदी है, तांबा है, ये कम क्रियाशील धातुएं हैं, तो ये विस्थापन विक्रिया है वो नहीं देती। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अपन, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की तनु किससे करवा रहे हैं? धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की तनु HCl से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है तथा इसे चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या होता है? समीकरण दीजिए। तो देखो, धातु कार्बोनेट यहाँ दिया है सोडियम कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। तो यहाँ आपको सोचना चाहिए कि धातु कार्बोनेट स्वयं किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय। ठीक, ये हो गए क्षारीय, और इनकी HCl से क्रिया करवा दे, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया अम्ल। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके बनाते हैं लवण और जल। और मैंने पहले के प्रश्नों के उत्तरों में भी बताया है कि यदि कार्बोनेट आ जाए, माइनस का कार्बोनेट आ जाए, तो CO2 गैस और निकलती है। लवण और जल तो बनेगा ही, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और निकलती है। तो यहाँ रिएक्शन करवा देते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, HCl से क्रिया करेगा तो लवण, सोडियम क्लोराइड, जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। और यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की HCl से करवाने पर लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। तो धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और इनकी जब अम्लों से क्रिया करवाई जाती है तो लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे इसी में और पूछा था कि जो प्रवाहित गैस है वह चूने के पानी को कैसा कर देती है? तो चूने के पानी को कैसा कर देगी? दूधिया कर देगी। कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 25। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति सदैव क्षारीय होती है, और इनकी अम्ल से क्रिया करवाने पर क्या होगा? उदाहरण सही समझाइए। तो आप समझ सकते हो, धात्विक ऑक्साइड स्वयं, जैसे धात्विक ऑक्साइड हम बनाते एक MgO, मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो धात्विक ऑक्साइड स्वयं क्षारीय प्रकृति के हो गए। जब इनकी क्रिया अम्ल से करवा दे तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। तो जैसे MgO की क्रिया HCl से करवाई तो MgCl2 + H2 बन गया, फिर अभिक्रिया को संतुलित कर देंगे। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड लिया है, इसकी क्रिया HCl से करवाई तो कॉपर क्लोराइड और जल बन जाएंगे। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड
अम्ल के साथ अभिक्रिया करके वही लवण और जल बनाते हैं, उन्हीं के समान अभिक्रिया होगी। आगे है प्रश्न नंबर 26। CO2 जो कि कार्बन अधातु का ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड अधातु ऑक्साइड है, क्षार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यही सिद्ध होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है और यह क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार की शक्ति किस पर निर्भर करती है? प्रबल एवं दुर्बल अम्ल तथा प्रबल एवं दुर्बल क्षार से क्या अभिप्राय है? अम्ल और क्षार की शक्ति जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर जल में H+ की संख्या OH- से ज़्यादा है तो विलयन अम्लीय हो गया, और अगर विलयन में H+ की संख्या कम है और OH- की संख्या ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय हो गया। फिर आगे देखते हैं और अपन प्रबल एवं दुर्बल अम्ल जलीय विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल। आगे दिया है, प्रबल अम्ल वे हैं जो जल में अधिक मात्रा में H+ देंगे, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये प्रबल अम्ल है। और जल में कम संख्या में H+ देंगे वो दुर्बल अम्ल कहलाएंगे, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COH, HCOOH यानी फार्मिक अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है क्योंकि कम मात्रा में H+ देते हैं। इसी प्रकार प्रबल एवं दुर्बल क्षार, इनको कैसे परिभाषित करेंगे? प्रबल क्षार जल में अधिक मात्रा में OH- देते हैं और दुर्बल क्षार हैं वो जल में कम मात्रा में OH- देते हैं। तो प्रबल क्षार हैं KOH और NaOH, ये KOH है और NaOH, ये प्रबल क्षार हैं क्योंकि जल में अधिक मात्रा में OH- देंगे। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और MgOH का वोल्टवाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल क्षार हैं क्योंकि जल में कम मात्रा में OH- देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।